लेते हैं कि नहीं ना हो, बट फिर भी सम टाइम्स कहीं हो जाती है, तो प्लीज़ आप इस मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द पैरामीटर असेस्ड यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ग्लासगो कोमा स्केल के, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। ईवीएम इज द, आपको याद रखने के लिए ईवीएम, ईवीएम, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी अलग अलग स्पेशलिटी होती हैं, सम टाइम्स हमें याद नहीं होता, थोड़ा सा हिंट होता है कि जैसे उसमें वर्बल देखते हैं या मोटर एक्टिविटी देखते हैं पेशेंट की, तो कई बार हमें प्रॉपर से याद नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको एक थोड़े थोड़े ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि आपको याद रहना ईजी हो जाए। आप रटो नहीं, आप इसको याद करो। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ग्लासगो कोमा स्केल में हम देखते हैं। तो पेशेंट का ईवीएम, जीसीएस, ठीक है। ग्लासगो कोमा की जो ट्रिक है वो है जीसीएस की ट्रिक है, सॉरी, ईवीएम। आई रिस्पॉन्स, सबसे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, फिर वर्बल रिस्पॉन्स, फिर मोटर रिस्पॉन्स। सो इसका राइट ऑप्शन, राइट जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्स ऑफ नर्स इन साइकेट्रिक वार्ड इंक्लूड एक्सेप्ट। तो नर्स के रोल साइकेट्रिक वार्ड में कौन से हैं एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के, जो नर्स का जो रोल नहीं है। तो इसका देखो, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ साइड इफेक्ट एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इफ टेकिंग, देखना होता है बिल्कुल। फॉलो 5 रूल्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स, ये भी उसको फॉलो करना होता है। इफ साइकेट्रिक सिम्टम्स सबसाइड देन सडन स्टॉप द ड्रग। हाँ, तो ये आंसर है जो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब उसको साइकेट्रिक सिम्टम्स पेशेंट को सबसाइड हो जाते हैं तो जो नर्स है वो अपनी मर्जी से ड्रग को स्टॉप नहीं कर सकती है। सो ये है जो इसका राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा है। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू यूज़ एनी साइको एक्टिव सब्सटेंस, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, एन abnormal increase in the lumbar curvature of the vertebral column is called। तो जो है abnormal जो लंबर कर्वेचर होता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज द राइट आंसर। तो लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो लंबर स्पाइन की जो एक्सेसिव जो इनवर्ड कर्वेचर बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ऑफ इन्फेंट। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी इंडिकेट जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इन्फेंट में है, क्वेश्चन का बताना है हमने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फीवर, पुअर ग्रोथ, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट या क्राइंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट इज़ द राइट आंसर। तो क्या होता है, जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लंग्स में जो ब्लड कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेबी को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है और जो रेस्पिरेटरी रेट है जो उसका बढ़ जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन one state nursing council the condition of mutual recognition by the other state nursing registration council is terms at। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि क्वेश्चन का पहले समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टेट की जो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरी स्टेट द्वारा उस रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करना, उस रजिस्ट्रेशन को मानना, वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट है, जैसे पीएनआरसी है, रजिस्ट्रेशन पीएनआरसी की जो रजिस्ट्रेशन है दूसरी स्टेट में भी वैलिड मानी जाए, दिस इज रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ऑफ इन्फेंट। ये ठीक है बिल्कुल, मैं ये दोबारा क्वेश्चन आ गया रिपीट, तो इसका राइट आंसर आएगा इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। ये भी दोबारा से टाइप हो गया। नेक्स्ट करते हैं, एंड इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें क्या बताया है कि जो इंक्रीज सुसाइडल जो टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विद, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, किस न्यूरोट्रांसमीटर से एसोसिएटेड होती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा डिक्रीज्ड सीरोटोनिन। तो इसमें क्या होता है, जब भी लो सीरोटोनिन लेवल क्या होता है डिप्रेशन कॉज करता है, डिप्रेशन हो जाता है। अगर लो सीरोटोनिन लेवल होता है तो वो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट से स्ट्रांगली रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि इसका देख लो आप, ट्रिक ये याद रखो, लो सीरोटोनिन, लो मूड, तो
जिसके साथ क्या होता है, सुसाइडल रिस्क होता है। ठीक है, सुसाइड रिस्क। ठीक है, लो सीरोटोनिन से मूड क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिससे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। तो इन डिफरेंस बताना है हमने रेगुलर ईसीटी में और मॉडिफाइड में। एनेस्थीसिया इज गिवन, लो वोल्ट इज यूज्ड, पेन किलर इज प्रोवाइडेड, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, एनेस्थीसिया इज गिवन। देखिए, जो मॉडिफाइड ईसीटी में क्या होता है, एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सक्सिनाइल, एट्रोपिन वगैरह देते हैं ना, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो जो रेगुलर ईसीटी में क्या होता है, एनेस्थीसिया जो नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, लिथियम, द मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एज अ साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम कार्बोनेट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन। तो ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, जो मेडिसिन है वो हमने उसको आफ्टर मील्स देनी है, खाली पेट नहीं देनी है। ठीक है, तो लिथियम को खाने के बाद लेने से क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कम होती है, जिससे कि नोजिया भी कम होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसेस्ट इज टू। तो फर्स्ट क्या है, स्टेप क्या है ट्रीटमेंट का, बिलीव द चाइल्ड हु रिपोर्ट्स एक्टिवली। तो इस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें चाइल्ड की बात को सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमें लगता है तो उसको सपोर्ट देना भी बच्चे को ज़रूरी होता है। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है इंसेस्ट का। ठीक है, बिलीव द चाइल्ड हु रिपोर्ट्स द एक्टिविटी, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे को आप कुछ भी बात पूछोगे, वो घर की बात, इवन कि वो अपने घर की बात भी बच्चे बता देते हैं, क्योंकि इसलिए बोलता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ठीक है, उसकी बात को सुनना है, देन उसको हमने जो भी है उसका डिसीजन लेना है। देन अनदर एलिस्ट्रिस्क फैक्टर इज डैश और डिस्ट्रेस्ड पर्सनैलिटी। तो ये ऑप्शन अगर आप साइकेट्रिक में देखना पढ़ना, इसमें काफ़ी तरह की पर्सनैलिटीज़ आती हैं। तो जो टाइप डी पर्सनैलिटी होती है वो डिस्ट्रेस पर्सनैलिटी होती है, नेगेटिव इमोशंस प्लस सोशल इनहिबिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन अकर्स प्राइमरली ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि इवैल्यूएशन फेज़ में क्या होता है। तो इवैल्यूएशन फेज़ में क्या होता है, हम रीअसेसमेंट करते हैं एंड ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन फेज़ में क्या चेक किया जाता है कि गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। तो एटिलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है। एटिलेक्टेसिस इज द राइट ऑप्शन। तो डीप ब्रीदिंग, जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है ना, डॉक्टर उनको बोलता है कि आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफिंग एक्सरसाइज करना है, ताकि उसके साथ क्या होता है कि जो लंग्स क्लैप्स नहीं होते हैं, जिससे एटिलेक्टिस से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी एब्डोमिनल सर्जरी की सबसे कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन क्या है, एटिलेक्टेसिस। तो इसमें क्या होता है, डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज ना करने से लंग कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे एटिलेक्टिस कहते हैं, बट हम पेशेंट को कहते हैं कि आप करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when examining a patient who is paralyzed below the T4 level, the medical surgical nurse expect to find। तो उसको T4 का जो है लेवल के नीचे पैरालिसिस जो हो पेशेंट को में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें उसको मिलेगा इंडिपेंडेंट, तो जो उसको अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज़ को इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट कफ। तो इसके साथ क्या होता है, जो T4 के नीचे की इंजरी होने पर ना, जो आर्म्स है वो नॉर्मल काम करती हैं, क्योंकि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ की नर्व सप्लाई ऊपर से आती है। सो इसलिए ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट यूज़ ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड एफिशिएंट कफ बनती है। नेक्स्ट, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर अ ट्यूबरकुलिन टेस्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर। तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है वो हम कहाँ पे देते हैं, सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, गिवन एट अबाउट 10 डिग्री एंगल इन द वॉलर सरफेस ऑफ द आर्म। तो ठीक है, हम एक राउंड सा बनाते हैं टेस्ट दे के ना। तो जो मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है इंट्राडर्मल दिया जाता है 5 to 15 डिग्री के एंगल पे।
ठीक है, जो वॉलर सरफेस ऑफ आर्म पे देते हैं, तो उसके मतलब फिर उसको एक आज पेन के साथ उसको एक राउंड सर्कल लगा देते हैं। 72 आवर्स के तक उसको वॉच करना होता है हमने। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग प्रैक्टिस? तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिंग प्रैक्टिस में जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन टू ओबे द लॉ इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में जो लॉज और रेगुलेशंस को प्रॉपरली उनको ओबे करना, उनका पालन करना। नेक्स्ट, an arrangement of legally value is called of it is written accurately, it is complete, it is signed by employee and employer, and if it is a verbal contract। तो इसमें क्या होता है कि लीगल जो वैल्यू वाला एग्रीमेंट कब वैलिड होता है? तो जो लीगल वैल्यू वाला होता है वो जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों साइन करते हैं। तो इट इज़ साइंड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो लीगल एग्रीमेंट तभी वैलिड माना जाता है जब दोनों पार्टीज मतलब कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय उस पर मतलब एग्री होते हैं, उस पर एग्री होकर साइन करते हैं। सिर्फ जो वर्बल, जो वैसे भी कई बार वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है ना, एग्रीमेंट को लीगल प्रूफ नहीं माना जाता। ठीक है, अगर डॉक्टर ने भी आपको कुछ वर्बल बोला है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको उसको रिटन ऑर्डर्स ही लेने होते हैं। ठीक है, तो फिर वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप इज इन अप्लाइंग द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस टू अ क्लिनिकल सेटिंग इज टू। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो देखो, असेंबल अ टीम टू रिव्यू एंड रिवाइज द एक्टिविटी, कलेक्ट डाटा टू मेजर द स्टेटस ऑफ द एक्टिविटी, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम फॉर इम्प्रूवमेंट, सेट अ मेजरेबल स्टैंडर्ड फॉर द एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, वो आएगा जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या होता है, जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल हुई क्या है। तो उसके बाद उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके जो प्लान किया जाता है। ठीक है, द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज टू। तो मेन गोल क्या है ग्लोमेरुलो ट्रीटमेंट का, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ट्रीटमेंट का मेन गोल क्या होता है कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आ चुका है BFUHS का। आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे जितने पेपर दिए क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। तो लॉन्च हुआ था 1982 में, ये लॉन्च हुआ था। द नेक्स्ट है, द हॉथरॉन इफेक्ट एक्सप्लेन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्रोडक्टिविटी इज इन्हांस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्पेशल अटेंशन। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है, क्योंकि कुछ बच्चों को रिसर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो हॉथरॉन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब वर्कर्स को स्पेशल अटेंशन और इम्पोर्टेंस मिलती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दिस इज नोन एज हॉथरॉन इफेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था क्वेश्चन पेपर 2024 में जो आया था, ये वो क्वेश्चन पेपर